नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह ने बहुत बड़ा एक निर्णय कर दिया है और उसमें एक अचीवमेंट हुई है कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र में हमने देखा कि एक वीडियो वायरल की गई थी। उस वीडियो में दो युवतियों को नग्न करके और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया। वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद पूरे देश समेत दुनिया में भारत की बदनामी हुई और उसके बाद हिंसा भड़की। अब उस मामले में अमित शाह ने सख्त एक्शन लेते हुए इस सारे इंसिडेंट को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। दूसरा निर्णय उसमें यह हुआ है और अपडेट यह है कि जिसने वीडियो वायरल करी थी वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और वो फोन भी बरामद हो गया है जिस मोबाइल फोन से वो वीडियो शूट की गई थी और उससे फिर उसके बाद वो वायरल की गई थी। अब ये खुलासा होगा कि जिसका अंदेशा बहुत पहले से लगाया जा रहा था, देश के अंदर सोशल मीडिया पर यह आम चर्चा थी कि ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आती है और वो मुद्दा किसी भी संसद के सत्र के जस्ट 1 या 2 दिन पहले आता है। इस मामले में हमने देखा कि राफेल का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड हो, हर सत्र के पहले एक वीडियो आता है, फिर उस पर पूरा टूल किट गैंग एक्टिव होता है, फिर उस पर देश की संसद नहीं चलने दी जाती है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ हो सकता है। अभी तो जांच होगी, लेकिन वो आदमी गिरफ्तार हो चुका है जिसने वीडियो बनाई थी अपने मोबाइल से और उसके बाद वो वीडियो वायरल करी। अब सवाल ये है कि वो वीडियो कैसे बनी, वायरल कैसे हुई? क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले लगभग 2.5 महीने से ये सब देखते हुए कि किस तरह से फेक वीडियोस वायरल की जाती हैं। दिल्ली की एक मरी हुई लड़की जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी वीडियो को यह बताकर के मणिपुर में वायरल किया गया था कि देखिए मैतेई समाज की लड़की को कुकी लोगों ने मार दिया। उसके बाद हिंसा भड़की है और इसीलिए इसी बात को केंद्र सरकार पहले से समझ रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी और इसी आधार पर मणिपुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। सवाल यह है कि जब मणिपुर में इंटरनेट बंद है तो वीडियो वायरल कैसे हो सकती है? कोई भी वीडियो, जब कॉल ही नहीं हो सकती, इंटरनेट बंद है, आप कॉल कर सकते हैं, नेट यूज नहीं कर सकते, तो सवाल यह था कि फिर वो वीडियो वायरल कैसे हुई? इस पर सोशल मीडिया में चर्चा थी। कुछ लोगों का कहना है, हालांकि मैं उसको पूरा पुख्ता नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लोग कह रहे थे कि जब राहुल गांधी मणिपुर की हिंसा के बाद दौरे पर जाने की जिद कर रहे थे, उस दौरान जब मणिपुर हिंसा में राहुल गांधी दौरे पर गए, उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा यह वीडियो ट्रांसफर होने का शक जाहिर किया जा रहा है। अभी शक है, अब जांच होगी, सीबीआई को हैंडओवर हो गई है। अब सीबीआई पूरी तह तक जाएगी कि इस मामले में क्या कोई कांग्रेस का लीडर या राहुल गांधी का इसमें हाथ है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये जो काले कपड़े पहनकर संसद में आ रहे हैं ना, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाले हैं और इसकी आशंका जताई जा रही है। इसीलिए आपको बताऊं, आशंका एक बात से और मुझे हो रही है कि राहुल गांधी ने जैसे ही ये उनको लगी खबर कि ये जो मणिपुर की हिंसा है, इस मामले में जिसने वीडियो वायरल करी थी वो आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो सकता है। और यह भी खबर थी कि इसको मणिपुर से बाहर एक अंदाजा जताया जा रहा है कि असम में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी असम में हेमंत बिस्व शर्मा का राज है और हेमंत बिस्व शर्मा का नाम योगी जी के बाद दूसरा नंबर है। किसी सीएम को अगर नाम लिया जाता है तो जो अलगाववादी ताकतें हैं ना, जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं, वो कांपने लगती हैं कि भाई असम पुलिस है, असम सरकार है, तो खातिर जरा ठीक से ही होगी। आपको याद है खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के नाम पर जो अमृतपाल सिंह है वो असम की ही जेल में बंद है। तो अब ये ख्याल और सवाल हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अब इस सारे षड्यंत्र के पीछे है? क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मणिपुर जो जल रहा है, इस हिंसा के पीछे राहुल गांधी है, इस हिंसा के पीछे कांग्रेस है। राहुल गांधी तो नहीं, उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस कहा
अब आप समझ लीजिए कि यदि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, जरूर उनके पास कोई ना कोई जानकारी होगी जिस आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, ये तो तथ्य मौजूद हैं, मैं भी आज एक आपको खुलासा करने वाला हूं कि मणिपुर के पीछे किस तरह से कांग्रेस का हाथ है। और मैं आपको कोट कर रहा हूं, यह है मेरे पास सबूत के तौर पर किसी ने एक पत्र भेजा है, और वो पत्र सूत्रों के हवाले से जो आया है मेरे पास, वो मणिपुर के डिप्टी कमिश्नर का पत्र है, और उन्होंने मणिपुर के एसडीएम को वो चिट्ठी लिखी है, और इस पे जो डेट पड़ी हुई है वो है 6 जून 1968। याद रखिए जो मैं डेट बोल रहा हूं, 6 जून 1968 को मणिपुर का डिप्टी कमिश्नर एसडीएम को पोस्ट लिखता है, और वो लिख रहा है कि बर्मा से कुछ रिफ्यूजी आए हैं, कुकी रिफ्यूजी, ये लिखा है उसमें, कुकी रिफ्यूजी, ये कुकी रिफ्यूजी आए हैं बर्मा से, इनको वहां राज्य में, क्षेत्र में कहीं स्थापित करने का प्रबंध करें, यानी विस्थापितों को वहां रहने दें। उसके लिए बाकायदा डिप्टी कमिश्नर, और आपको बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर जो है एससी वेंस उनका नाम है, और यह सरकारी दस्तावेज है कि वो उनको पत्र लिखते हैं, और इसके बाद यह पूरा क्रम चलता रहता है। और इस क्रम में ये बर्मा से फिर नाम बदल जाता है, अब तो आप देख लीजिए म्यांमार, और म्यांमार से लगातार ये एंट्री होती रही, पूरी नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए ये काम किया गया। और जहां एक तरफ बांग्लादेश की सीमा से पार करते हुए रोहिंग्या भारत में आते रहे कांग्रेस के शासनकाल में, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आए। कांग्रेस शासनकाल में पूरा षड्यंत्र ये रचा गया कि किस तरह से इस नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग काट दिया जाए, और ये मांग अलग देश बनाने की, जहां वहां जो मणिपुर के कुछ लोग हैं, उसके अलावा नागालैंड के जो लोग हैं, ये सब एक अलग देश की मांग करते रहे हैं। और इस नॉर्थ ईस्ट को सुलगाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है। देश की आजादी के बाद से इस नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, इसको लेकर आंख मूंद ली गई, और एक तरफा वहां तो जिस तरह से छूट दी गई, जिस तरह से वहां के मैतेई को कुचला गया, दबाया गया, उनका शोषण किया गया, उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया, और उनको पहाड़ों पर जाने से रोक लगा दी, वो पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते। मणिपुर के केवल 10% हिस्से में मैतेई समाज रहेगा, और 90% हिस्से में जहां चाहे वो 90% में तो रह ही सकते हैं कुकी। उनके लिए यह भी छूट कर दी कि वो चाहे तो प्लेन एरिया में भी जमीन खरीद सकते हैं, यानी वो अपना हिल एरिया में तो रहेंगे ही, उसके अलावा जो मैतेई समाज जहां रहता है उनके बीच भी जब चाहे वो जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन मैतेई समाज अगर कोशिश करे, चाहे कि पहाड़ पर मैं कोई छोटा प्लॉट ले लूं, वो मकान भी नहीं बना सकता जमीन खरीदकर। ऐसे काले कानून कांग्रेस ने बनाए, और इसके कारण से यह होता है कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र मणिपुर का, वो जो वहां नगा हैं और जो कुकी हैं, और एक है चिन, ये इन लोगों ने कब्जा लिया। मैतेई समाज को वहां से भगा दिया। जो लोग थोड़े बहुत इक्का दुक्का रहे, वो इस तरह से रह रहे हैं जैसे 32 दांत के अंदर जीभ रहती है, कुछ बोलने के लायक नहीं। और वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी मांग हमेशा से ये जिंदा रही कि हमको तो अलग देश बनाना है, हम भारत में नहीं मिल सकते। इसलिए आपको इसके सबूत के साथ एक बात और कोट करता हूं, दस्तावेज है सरकारी, दूरदर्शन का लोकसभा चैनल जो संसद को कवर करता था, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो पड़ी हुई है जॉर्ज फर्नांडिस की। जॉर्ज फर्नांडिस जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, वो आपको बता दूं कि ये जो आज राहुल गांधी गठबंधन के साथ, INDIA गठबंधन के साथ जो नीतीश कुमार शामिल हैं, जो लालू प्रसाद यादव शामिल हैं, इन सबके साथी रहे हैं। और वो ये कहते थे कि सोनिया गांधी के नाम से नफरत थी, क्योंकि उनका कहना था कि सोनिया गांधी के चलते नॉर्थ ईस्ट को काटने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और उन्होंने संसद में यह बयान दिया कि ये जो सरकार है ये बहुत खतरनाक खेल कर रही है। कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे थे। और ये वीडियो है 11 अगस्त 1997 का। 11 अगस्त 1997 को
दिवंगत जॉर्ज फर्नांडीज वो बयान दे रहे हैं संसद में और वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर को लेकर लगातार चिंता करते हैं कि कश्मीर में बहुत हिंसा है, आतंकवाद है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उसको देश से बांटने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। इसको कैसे ध्यान रखें? हमारा पूरा फोकस कश्मीर के ऊपर है। लेकिन उन्होंने कहा, जॉर्ज फर्नांडीज ने, कि मेरे को एक सेना के अधिकारियों ने बताया है जो नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़की तो आपको कश्मीर का आतंकवाद और कश्मीर की हिंसा वो आपको बच्चा लगेगी, बहुत छोटा लगेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से जब कश्मीर के अलावा, उन्होंने कहा है जॉर्ज फर्नांडीज ने, कि जिस दिन नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर में हिंसा भड़की तो आपको कश्मीर बच्चे का खेल लगेगा। ये वर्ड है, वो वीडियो है और ये बयान दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी 11 अगस्त 1997 को वो संसद में कांग्रेस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि सुधरो, कुछ करो। और जब मैं 1997 कह रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, मोदी जी तो 2014 में आए हैं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने कानों में तेल डाल लिया, क्योंकि वहां जिस तरह से नशे का कारोबार हो रहा था, हथियारों का कारोबार हो रहा था, म्यांमार से और बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही थी, कांग्रेस समेत वामपंथी दल वहां कान में तेल डालकर बैठे थे, क्योंकि इनको इस देश की रक्षा सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। देश को कैसे टुकड़े टुकड़े करें, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मंशा रही है। और इसीलिए मोदी जी ने इस INDA नाम के संगठन पे प्रहार किया है कि कोई अपने संगठन का नाम यदि इंडिया रख ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के हित के लोग हैं। ये देश को बांटने वाले लोग हैं, जिनकी विचारधारा देश के टुकड़े टुकड़े करने की है। तो आपको बताऊं कि इस मामले में अब जब CBI जांच करेगी, पूरे खुलासे होंगे कि इसके पीछे षड्यंत्र के क्या कोई कांग्रेसी का हाथ है। कौन वो लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट को इस देश से अलग करना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जो मणिपुर की हिंसा के नाम पर देश को दुनिया में बदनाम करने पे लगे हुए हैं? कौन ये लोग हैं जो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं? मणिपुर पर देश के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी ये प्ले कार्ड लेकर के कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। जो कैमरा लोकसभा राज्यसभा में चलता है उसके आगे लगा रहे हैं, सभापति के मुंह के आगे लगा रहे हैं। इनको केवल पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करना है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश का विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब मैं कहता हूं ना, पाप का घड़ा भर गया। इस विपक्ष की अब पोल खुलने का समय आ गया है कि आखिरकार ये टूल किट जो तैयार होती है, आप देखें इस मणिपुर के हिंसा को लेकर, आप देखें बॉलीवुड भी बोल रहा है, विदेशी अखबार भी बोल रहे हैं, विदेशी सांसद भी बोल रहे हैं, अमेरिका में चर्चा हो रही है, भारत के अंदर मीडिया चैनलों पे और यूट्यूब चैनल पर मैंने एक बयान सुना है पूर्व जज का, हाई कोर्ट का पूर्व जज, वो जहर बो रहा है और वो कह रहा है इसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। मेरा सवाल है कि जब जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग सदन में खड़े होकर 1997 में कांग्रेस की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मैतेई समाज के साथ न्याय किया गया? क्यों नहीं उनको ST का दर्जा दिया गया? क्यों नहीं उनको पहाड़ पर बसने का अधिकार दिया गया? और क्यों ये घुसपैठिए जो ये भारत में आए थे, इनको ST का दर्जा देकर, जबकि आप देखिए किसी को भी जो ट्राइबल एरिया है उसमें घुसने की, एंट्री करने की वहां बिल्कुल अनुमति नहीं है, लेकिन वहां एक दूसरे धर्मों के लोगों को बसा दिया गया। क्यों वहां खुलेआम अफीम की खेती होने दी गई? क्यों वहां खुलेआम बड़े बड़े खतरनाक हथियार लेकर के लोगों को घूमने की खुली छुट्टी दी गई? आज मोदी सरकार अगर ऑपरेशन कर रही है, वहां सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, तो ये बिलबिलाए हुए हैं। ये विपक्ष केवल इसलिए बिलबिलाया है कि वहां अब मोदी सरकार ऑपरेशन कर रही है, उस एरिया को शांत करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में ये INDIA वाले संगठन के लोग अब जब देख रहे हैं कि मणिपुर में शांति हो रही है, हिंसा थम रही है, सेना ने कंट्रोल कर लिया है, फिर से एक बार पेट्रोल डालने के लिए ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो INDIA संगठन के लोग हैं, ऐसे 20 सांसद 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने जाएंगे और जो वो हिंसा के प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने जाएंगे। आपको लगता है कि राहुल गांधी जब पहले गया था
तो ये मणिपुर की हिंसा को शांत करके आया है। आपको लगता है कि ये जो आग लगाने वाले और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला टाइप के लोग, ये वामपंथी लोग, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले कन्हैया कुमार, क्या ये ऐसे लोग हैं कि ये जाकर मणिपुर में शांति करेंगे या लोगों को भड़काएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।